ओके स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक नीट और जेई वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे फार्मूलेज हैं जो कि हमें कंफ्यूज भी करते हैं और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, अगर कोई चार्ज पार्टिकल ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स का, वो क्या लगेगा? वो क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसे फार्मूला होता है फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे लग जाएगा क्यू वी बी साइन 91 होता है, तो फोर्स का फार्मूला हो गया क्यू वी बी। और यही फोर्स उसको चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगा, और सर्कल में घुमाने की वजह से उस पर जो फोर्स लगेगा उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेट कर देंगे बराबर। तो वही क्यू वी बी mv²/r के बराबर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है, दैट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कल में घूमने के लिए। जब हम क्यू वी बी को mv²/r के बराबर रखते हैं तो तुम ईजिली देख सकते हो यहाँ पे v से v कैंसिल हो जाएगा और r की वैल्यू आ जाएगी mv/qb। तो r का जो फार्मूला होता है, जो सर्कल में जो घूमेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी चार्ज पार्टिकल की, और मैग्नेटिक फील्ड कितना था, और चार्ज की वैल्यू कितनी थी, मास कितना था, उन सब पे मतलब mv/qb ये फोर्स, ये क्या बोलते हैं, रेडियस का फार्मूला बनता है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे mv तो मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम बाई qb भी लिख सकते हैं इसको, p/qb। और मोमेंटम को हम √2m लिखते हैं, √2m कैसे? काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, वहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी √2m k है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे। तो ये वैल्यू आ गई √2m k/qb। और काइनेटिक एनर्जी, अगर v पोटेंशियल से वो एक्सेलरेट किया गया है चार्ज q को, तो वो काइनेटिक एनर्जी q × v भी लिख सकते हैं हम, q × v। तो काइनेटिक एनर्जी को जब q × v लिख देंगे तो वही √2m k जो था वो √2m qv हो जाएगा। तो √2m qv/qb ये भी हम लिख सकते हैं। तो इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के ये सारे फार्मूलेज याद रखने हैं, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, डायरेक्टली हम इसको क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं हम टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड जो सर्कल में घूमेगा, उसका एक रेवोल्यूशन पूरा होने के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम तो डिस्टेंस बाय स्पीड ही होता है। तो एक रेवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस हो गया 2πr सरकमफ्रेंस, और अपॉन v कर देंगे तो 2πr/v आ जाएगा। और इसी को अगर हम r की वैल्यू mv/qb रख दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 2πr/v जो था वो हो जाएगा 2πm/qb। तो ये दोनों फार्मूले हैं टाइम पीरियड के, 2πr/v या फिर 2πm/qb, दोनों से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। यानी टाइम पीरियड सिर्फ मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, स्पीड पे नहीं। कितने भी तेज़ घूमे टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा। तुम कहोगे कि 2πr/v भी तो है, नहीं, तो वो r भी तो v पे डिपेंड करता है ना। 2πr/v जो फार्मूला है उसमें जब r की वैल्यू रखी जाएगी mv/qb तो v तो कट जाएगा। तो कोई अगर फास्ट मूव कर रहा हो या स्लो मूव कर रहा हो, टाइम पीरियड सेम आएगा। टाइम पीरियड सिर्फ उसके मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो ये काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट है जो कि कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज में ईजिली पूछा जाता है। चलो अब हम समझते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, वो कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F=ILB sin थीटा। ये हम लिख सकते हैं ILB sin थीटा को IL×B लिख सकते हैं। यहाँ पे L और B दोनों ही वेक्टर हैं। तुम कहोगे लेंथ कैसे वेक्टर है? लेंथ जो है वो करंट के डायरेक्शन में जो वायर की लेंथ होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों एंड्स के बीच में। वायर के दोनों एंड्स होंगे, वायर कर्व्ड भी है तो उसका दोनों एंड होंगे ना, तो उसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम L वेक्टर बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, वायर की टोटल लेंथ को L नहीं कहते, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू एंड्स को L बोलते हैं। और करंट के डायरेक्शन में लेना है, मतलब करंट अगर लेफ्ट को जा रही है, A से B की तरफ जा रही है, तो A से B ही डिस्प्लेसमेंट लेंगे, B से A नहीं लेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो IL×B से हम फोर्स निकालते हैं, जिसको हम अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो ILB sin थीटा होता है। अगर यही चीज़ थीटा को 90 रख देंगे तो ILB आ जाएगा। अब आते हैं एक फाउंडेशनल लॉ पर, जिसका नाम है बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो इस लॉ से हम किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है dB = μ0/4π IdL sin θ/r²। यहाँ पे I करंट है, dl उसका छोटा सा लेंथ है, IdL दोनों को मिला के करंट एलिमेंट कहते हैं। थीटा एंगल है dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में।
तो ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देता है, इसलिए इसको डीबी कहते हैं। अब इस बायोट-सैवर्ट लॉ का एक स्पेशल एप्लीकेशन देखते हैं जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल निकालेंगे और इसका फॉर्मूला होता है B = μ0I/2a। तो यहाँ पे a जो है ये कॉइल का रेडियस है, इसका मतलब सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट कैरी कर रहा है उसके सेंटर पे हम फील्ड निकाल सकते हैं इस फार्मूले में। और ये फार्मूले में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सेंटर पे वो उसके में करंट और उसके रेडियस इन दोनों चीज़ों पे। और अगर हमें फील्ड निकालना हो किसी पॉइंट ऑन द एक्सिस पे, मान लो कि कॉइल है करंट कैरिंग कॉइल, उसके सेंटर पे ना निकाल करके उसके एक्सिस पे अगर हमको निकालना हो फील्ड, तो फिर हम जो फार्मूला लगाएंगे वो होगा μ0 × 2πNIa²/4πa² + x² 3/2। तो ये फार्मूला करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे निकलता है। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पे कि हम फोर्स दो करंट कैरिंग वायर्स जो कि स्ट्रेट रखे हुए हैं उनके बीच में कितना होता है वो कैसे निकालेंगे। तो F फार्मूला है उसका μ0/4π 2I0I2L/R। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं μ0/2πr × I1I2, F/L की वैल्यू। तो F निकाल लेंगे तो L से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम कहोगे कि अगर इनफाइनाइट लेंथ हो तो फिर L से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो फोर्स इनफाइनाइट आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर्स का फोर्स इनफाइनाइट ही होता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, दोनों में से एक वायर का भी लेंथ अगर दिया है तो फिर हम उस वाले लेंथ को लेंगे। दूसरा वायर चाहे इनफाइनाइट हो, एक वायर का अगर लेंथ दिया है तो उस वाले हम छोटे से वायर का जो छोटा है दोनों में से उसका लेंथ हम कंसीडर करेंगे। और अगर लेंथ नहीं दिया है तो हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल के छोड़ देंगे, फोर्स नहीं निकाल सकते। फिर हम यहाँ पे हम ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों वायर्स जो पैरेलल हैं उनमें अगर करंट भी पैरेलल हो, मतलब सेम डायरेक्शन में करंट हो, तो ये वायर्स इतने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी। और अगर ये दोनों पैरेलल वायर्स में करंट एंटी पैरेलल हों तो ये फिर क्या करेगा, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉसेज लॉ पढ़ते थे, उसी का काउंटर पार्ट है यहाँ पे मैग्नेटिज्म में एम्पियर सर्किट लॉ। उसमें क्या करते थे, हम एक गॉसियन सरफेस लेते थे और सरफेस इंटीग्रल यानी E.ds इलेक्ट्रिक फील्ड का हम Q/ε0 लिखते थे। ऐसा यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B.dl, ds नहीं dl, लेंथ का इंटीग्रेशन करेंगे लेंथ के साथ b का, तो B.dl = μ0 टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। वहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड, यहाँ पे करंट इनक्लोज्ड। वहाँ पे 1/ε0 टाइम्स q और यहाँ पे μ0 टाइम्स I। 1/ε0 की जगह ऊपर न्यूमरेटर में μ0 लिखना है, ध्यान रखेंगे हम। जहाँ पे ε0 नीचे आया करता था वहाँ पे सारे फार्मूले में यहाँ पे μ0 ऊपर आता है सारे फार्मूले में। चाहे बायोट-सैवर्ट लॉ देख लो, चाहे एम्पियर सर्किट लॉ देख लो, वहाँ पे सब में ε0 नीचे आता था। कूलम्ब्स लॉ देख लो या फिर गॉसेज लॉ देख लो, सब में ε0 नीचे आता था। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटीग्रल क्लोज्ड है B.dl का, तो किसी भी क्लोज्ड लूप के अलॉन्ग, जिसको हम एम्पेरियन लूप कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो है वो μ0 टाइम्स करंट इनक्लोज्ड के बराबर होता है। तो ये हम सिमेट्रिक सिचुएशंस में फील्ड निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। जैसे में लॉन्ग वायर्स हो गए या सोलेनॉइड हो गया, उन सब के केस में हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं एक फाइनल कॉन्सेप्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। अगर वायर का रेडियस a है तो हम करंट अगर I फ्लो कर रहा है पूरे वायर के थ्रू, उसके क्रॉस सेक्शन के थ्रू, तो हमको अगर डिस्टेंस स्मॉल r पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और स्मॉल r की वैल्यू अगर रेडियस a से भी छोटी है, तो फिर मतलब उसके अंदर ही हमें वायर के अंदर वाले पॉइंट पे ही निकालना है फील्ड। तो फार्मूला होता है μ0 I स्मॉल r/2 πa²। ध्यान रखेंगे स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंदर वाले पॉइंट के लिए। और सरफेस के लिए अगर हम निकालेंगे तो μ0 I/2 πa हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट है। और अगर हम सरफेस से भी बाहर, मतलब r की वैल्यू a से बड़ी अगर हम रख करके तब निकालें तो आ जाएगा μ0 I/2 π स्मॉल r। तो यहाँ पे बाहर के वाले पॉइंट के लिए हम देखेंगे b की वैल्यू r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r के प्रोपोर्शनल है मतलब। तो उसी हिसाब से हमको देख लेंगे, अंदर स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और बाहर स्मॉल r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। उनमें से कुछ मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले और भी हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जो कि हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करा। इनमें से हर एक फार्मूला का लॉजिक समझना और उसका एप्लीकेशन याद रखना ज़रूरी है। इसमें सब कुछ फोर्स, फील्ड, करंट, मोशन सब ब्यूटीफुली इंटरकनेक्टेड है और कई बार क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू चेंज करके ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो प्रैक्टिस करते रहो और कॉन्सेप्ट पे मास्टरी बनाओ। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप साइनिंग। और अब कमेंट में ज़रूर बताओ कि और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो लाने हैं इसी हिसाब से, जिसमें आपको हेल्प हो नीट और जेईई की प्रिपरेशन में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। ओके, टेक केयर, बाय बाय।